बच्चों, आपके मन में संस्कृत व्याकरण को लेकर जो डर है, उसी को दूर करने के उद्देश्य से संस्कृत व्याकरण पर आधारित ये सीरीज शुरू की गई है, संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा। अपने 33 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने यही जाना है, यदि आप संस्कृत व्याकरण की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के पेपर में 100% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, सीरीज की पिछली वीडियो में हमने वाच्य से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा था। आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। आज की इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण विषय समास से संबंधित चर्चा करेंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स को समास का टॉपिक टफ लगता है, इसीलिए मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आज की वीडियो में समास से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इतने सरल तरीके से समझाऊंगी कि आप अगर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जा सकेंगे। बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप मेरे बताए हुए पॉइंट्स के अनुसार तैयारी करेंगे तो संस्कृत आपका हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और करिए एग्जाम की तैयारी। तो स्वागत है संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा में। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है समास। समास जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद एक पद का रूप ग्रहण कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। पद का अर्थ है शब्द, अर्थात जब दो तीन शब्द मिलकर एक शब्द बन जाए उसे हम समास कहते हैं। वो प्रक्रिया समास कहलाती है। समास प्रक्रिया के दो तत्व होते हैं, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद मतलब जो एक शब्द बन जाता है, और समास विग्रह अलग अलग जब शब्द होते हैं। विग्रह का मतलब होता है अलग करना। तो समास द्वारा एक से अधिक पदों से जो एक पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, राज्ञः पुरुषः। यहाँ दो शब्द हैं, राजा का पुरुष, लेकिन जब हम समस्त पद बनाते हैं तो ये एक पद बन जाता है, राजपुरुषः। समास विग्रह, यहाँ पर जो हमने समस्त पद बनाया था उसमें जो दो तीन पद, जैसे राज्ञः पुरुषा में दो पद थे, उन दोनों को जब हमने अलग अलग कर दिया, राजपुरुषः से निकाल के अलग अलग कर दिया और विभक्ति लगा दी, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण देखिए, राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः। अब विभक्ति हमें कैसे लगानी है इसके बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि समास विग्रह में सामान्यतः दो पद होते हैं। आपने देखा, राज्ञः पुरुषः तीन भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः दो होते हैं। तो राज्ञः पुरुषः, अब इन दो पदों में जो पहला पद है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद बनाने के लिए पूर्व पद की विभक्ति का लोप किया जाता है। पूर्व पद क्या है? जैसे राज्ञः पुरुषः था तो इसमें पहला पद जो है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरा पद पुरुषः जो है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो समस्त पद जब बनाया जाता है तो जो पहला पद है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप का अर्थ है विभक्ति हटा दी जाती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः में हमने षष्ठी विभक्ति लगाई थी, अर्थ के अनुसार राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति राज्ञः बनती है। और जब हमने समस्त पद बनाया तो हमने राजन शब्द की विभक्ति को हटाकर मूल शब्द लिया राजन, न क्योंकि हलंत है उसे हटाकर हमने शब्द बना दिया राजपुरुषः। ठीक है, तो समस्त पद बनाने के लिए हम पूर्व पद की विभक्ति को हटा देते हैं, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो हम अर्थ के अनुसार उसमें विभक्ति लगा देते हैं। अब समास के भेद कितने हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास को। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट समास है। इस पर आधारित एक प्रश्न बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है और इसमें थोड़ी सी नियमों का हमें ध्यान रखना होगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट नियम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, आप बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। इसके पहला नियम है कि पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। समास में हमने वैसे ही आपको बताया कि अर्थ प्रधान होते हैं, अर्थ के अनुसार ही समस्त पद बनाया जाता है और विभक्ति लगा के समास विग्रह बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पूर्व पद है, जो मैंने आपको बताया था पूर्व और उत्तर पद दो होते हैं, तो उसमें जो पूर्व पद है उसका अर्थ प्रधान होता है। अर्थ का अर्थ है, अर्थ मतलब मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है। और पूर्व पद हमेशा अव्यय होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और समस्त पद जब बनाया जाता है तो वो पूरा पद अव्यय बन जाता है।
ठीक है। समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ये इन 4 नियमों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अव्ययी भाव समास को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैंने नीचे एक टेबल बनाई है और इसमें जो मैंने अव्यय लिए हैं वो सारे बोर्ड में जो सिलेबस है, निर्धारित सिलेबस है, उसके आधार पर ही लिए हैं। तो आप ध्यान से देखिए। अव्ययी भाव समास विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला यहाँ पर हमने जो अव्यय लिया है वो है उप। मैंने जो टेबल बनाई है उसमें आप देखिए, पहले हमने अव्यय लिया, फिर उसका अर्थ दिखाया, फिर उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी और फिर उसका उदाहरण। तो आप एक ही टेबल में सारे अव्ययों को ध्यान से देख पाएंगे। देखिए, पहला है उप अव्यय और इसका अर्थ होता है समीप। इन अर्थों को ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। समीप मतलब पास। और जब इसमें हम विभक्ति लगाते हैं विग्रह में, तो जो पूर्व पद है, क्योंकि पूर्व पद में ही विभक्ति लगेगी, तो वो विभक्ति होगी षष्ठी। ठीक है। और उदाहरण देखिए, अब हमने उदाहरण लिया है रामस्य समीपम। पूर्व पद है राम और दूसरा है समीप। तो पूर्व पद जो राम है उसमें हमने लगाई षष्ठी विभक्ति। ये नियम है हमारा कि पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगेगी, हमने लगा दी रामस्य। ठीक है। अब समीपम अर्थ है, इसमें समीपम के अर्थ के लिए हमारे पास अव्यय है उप। तो हमने यहाँ पर समीपम की जगह उप लगा दिया। लेकिन उप हमने पहले क्यों लगाया, समीप तो बाद में था। उप हमने पहले लगा दिया क्योंकि हमारा नियम है कि पूर्व पद जो अव्यय होता है वो हमेशा पहले लगेगा। पूर्व पद का अर्थ प्रधान है, समस्त पद अव्यय बनेगा और पूर्व पद अव्यय होगा। ये हमने नियम लिखा है यहाँ पर। ठीक है। तो अब ये अव्यय है इसलिए ये पूर्व में ही लगेगा। समीपम चाहे बाद में था लेकिन उप हमारा पहले आ जाएगा। तो रामस्य समीपम बन गया उप राम। अब ये रामस्य था, हमने इसमें म क्यों लगा दिया, उप रामम क्यों बना दिया? क्योंकि हमारा नियम है कि जो समस्त पद बनेगा वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। तो जब हम नपुंसकलिंग एक वचन बनाएंगे तो हम उसे उपरामम बना देंगे। ठीक है। और ये बहुत हम 6th क्लास में पढ़ते हैं कि नपुंसकलिंग बनाने के लिए म हलंत लगा देते हैं। ये एक सिंपल सा 6th क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको तो पता है कि किस तरह से नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा शब्द बन गया उप लगाने से रामस्य समीपम उपरामम। समझ में आ गया? चलिए अब हम दूसरा अव्यय लेते हैं निर। निर अव्यय का अर्थ होता है अभाव। अभाव मतलब जिस किसी चीज की कमी होना जो नहीं है हमारे पास, न होना। इसके भी पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे शब्द है, उदाहरण देखते हैं, जना नाम अभावः। अब यहाँ पर अभाव अर्थ है, तो अभाव अर्थ के लिए हमारे पास अव्यय है निर। तो हमने यहाँ पर लगा दिया निर। और जना नाम जो शब्द है, इसका मूल शब्द है जन, उसको हमने नपुंसकलिंग एक वचन में जब प्रयोग करेंगे तो वो हो गया जन्म। और र ऊपर इसलिए चला जाएगा, र हलंत था, ये देखिए निर में र हलंत था, और र ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि उसके पीछे ज है और ज व्यंजन है। इसलिए जब व्यंजन पीछे होते हैं तो हमारा र ऊपर चला जाता है, और अगर इसके पीछे स्वर होता है तो र उसके साथ जुड़ जाता है, उसके स्वर उसके साथ जुड़ जाएगा और र पूरा हो जाएगा। ठीक है। खैर ये अलग संधि की बात थी। चलिए, तो अब यहाँ पर उसी तरह से कि जना नाम तो पुल्लिंग शब्द है, हमने म क्यों लगाया? क्योंकि अव्यय हमारे पास नियम है कि समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो हमने यहाँ बना दिया निर्जनम। ओके। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर एक निस अव्यय का भी प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ एक ही है, अभाव, नहीं होना। लेकिन इसके लिए एक नियम है कि विग्रह से पहले, विग्रह के पहले शब्द का पहला अक्षर यदि क, ख, प, फ हो तो निर को निस हो जाता है। अर्थात जैसे हमारे पास यहाँ शब्द था जना नाम, तो यहाँ पर ज शब्द था। ठीक है। तो ज इन चारों में से कोई वर्ण नहीं है, इसलिए निर का निर रह गया। लेकिन हमारा दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, कलंकस्य अभावः। ठीक है। अभावः के लिए हम लगा देंगे निर, ये हमारे पास है निर अव्यय। लेकिन हमारा जो ये पहला शब्द है, विग्रह का जो पहला शब्द है कलंकस्य, इसका हमारा पहला जो व्यंजन है, पहला अक्षर है वो क है। देखो यहाँ पे नियम में लिखा है कि क, ख, प, फ हो, तो हमारा क है। तो हमारा जो अव्यय था निर वो निस में परिवर्तित हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप कहेंगे मैम आपने तो निश लगा दिया, तो यहाँ पर संधि के कारण स श में परिवर्तित हुआ है। संधि का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे तब उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये कलंकस्य अभावः, कलंक का अभाव मतलब निष्कलंक, और हमने म लगाया क्योंकि हमें नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त करना है, तो ये हमारा बन गया निष्कलंकम, ठीक है। अब हम अगला अव्यय लेते हैं अनु। अनु का अर्थ होता है, अनु दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, योग्यम यानी योग्यता और पश्चात यानी पीछे, ठीक है। पश्चात बाद में, पीछे। इसके भी पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप उदाहरण देखिए, रामस्य योग्यम, योग्यम मतलब राम के योग्य। अब राम शब्द पहला है तो इसमें हमने पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगाई, नियम है हमारा। तो जब हमने देखा योग्य के अर्थ में अनु अव्यय लगता है तो हमने अनु का प्रयोग कर दिया। आप हमेशा एक पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि हमारा अव्यय हमेशा पूर्व पद होगा। ये ध्यान रखना, इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अव्यय पूर्व पद होगा और जो समस्त पद बनेगा वो नपुंसक लिंग एक वचन का होगा। ये जो दो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व पद अव्यय होना चाहिए और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बनाया अनु, और क्योंकि राम शब्द चाहे पुल्लिंग हो चाहे आपने कुछ भी हो, लेकिन नियम हमारा आएगा नपुंसक लिंग का, तो हमने बना दिया अनुरामम। इसी तरह से पश्चात अर्थ में आप देखिए एग्जाम्पल, प्रयोजनस्य पश्चात, प्रयोजन के बाद, तो इसमें भी पश्चात के अर्थ में हमने अनु लगाया, और क्योंकि अनु अव्यय है तो हमने पहले प्रयोग कर दिया और फिर हमने लगा दिया प्रयोजन, और फिर समस्त पद हमारा अव्यय बन गया अनुप्रयोजनम, नपुंसकलिंग एक वचन, ठीक है। अब अगला अव्यय हम देखते हैं, ये है प्रति। प्रति का अर्थ होता है दोहराना, जैसे बार बार कहना किसी चीज़ को। वीप्सा, वीप्सा संस्कृत शब्द है, इसका मीनिंग होता है रिपीट करना, ठीक है। तो इसके पूर्व पद में या तो द्वितीय विभक्ति आती है या सप्तमी विभक्ति। ये हम बोर्ड में जो भी हमारे पास एग्जाम्पल आएगा इन दोनों विभक्तियों में से ही कोई आएगा, लेकिन हमारा जो समस्त पद बनेगा वो सेम बनेगा, ठीक है। विग्रह अलग अलग हो सकते हैं। आप उदाहरण में देखिए, द्वितीय विभक्ति अगर हम लगाते हैं तो दिनम दिनम इति, ये ध्यान रखना जब इसका विग्रह होता है तो हम इन शब्दों को रिपीट करते हैं, ओके। जब दिनम दिनम दो बार आ गया एक ही शब्द, इसे हम बोलते हैं वीप्सा यानी दोहराना। दिनम दिनम इति, इति लगाना आवश्यक होगा समास विग्रह में, तो इसका बन जाएगा प्रतिदिनम, क्योंकि हमें जब रिपीट करेंगे तो हमारे लिए वो अव्यय है। ये देखिए प्रति, तो प्रति हम पहले लगाएंगे क्योंकि अव्ययी भाव समास में अव्यय पहले लगता है, और फिर एक दिनम को उठाएंगे, ठीक है, और हमारा समस्त पद बन जाएगा नपुंसकलिंग एक वचन का, प्रतिदिनम। अगर हम सप्तमी विभक्ति में इसे प्रयोग करते हैं तो ये होता है दिने दिने इति, लेकिन समस्त पद हमारा सेम बनेगा प्रतिदिनम, ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला अव्यय है यथा। यथा का अर्थ है अनतिक्रम्य, अर्थात उल्लंघन ना करके। इसके भी पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, बलम अनतिक्रम्य। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर अनतिक्रम्य शब्द है तो यहाँ पर हमारा अव्यय यथा ही लगेगा। बलम शब्द पूर्व पद है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नियम के अनुसार विग्रह में आ गई और हमारा शब्द बन गया यथा बलम, ठीक है। अब अगला अव्यय है हमारा स। बच्चों ध्यान रखना, ये सर्वनाम वाला स नहीं है, ये स अव्यय है सह के अर्थ में। सह मतलब साथ। इसके पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो विभक्तियों में कौन सी विभक्ति आएगी पूर्व पद में, इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये अर्थ के अनुसार लगती हैं, ठीक है। आप उदाहरण देखिए, रामेण सह, राम के साथ, और साथ के लिए हम कारक में पढ़ते ही हैं, तो इसलिए हमारे पास रामेण में तृतीय विभक्ति लगेगी पूर्व पद में, और सह के अर्थ में हमारे पास अव्यय है स, इसलिए हम इसका जो समस्त पद बनाएंगे वो बन जाएगा स रामम, ठीक है, नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग। तो बच्चों ये था हमारा अव्ययी भाव समास। थोड़ा सा लंबा है, थोड़े से हमें ध्यान देने हैं, इसके नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, बट दो नियम इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पूर्व पद हमेशा अव्यय होगा और नपुंसकलिंग एक वचन में समस्त पद बनेगा। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और फुल मार्क्स आ जाएंगे।
हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं, विभक्ति तत्पुरुष, नए तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष में द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्तियों का समास होता है। द्वितीया से सप्तमी अर्थात हमारी ये विभक्तियां पूर्व पद में लगती हैं और पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके उत्तर पद के साथ मिलाकर समास बनाया जाता है। और विग्रह में पूर्व पद के साथ अर्थ के अनुसार विभक्ति लगती है, ठीक है, तभी हम अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग। पहले उदाहरण हम दिखाते हैं आपको। वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरता है, अर्थात वृक्ष से अलग होने के अर्थ में है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो इस विभक्ति का लोप हो जाएगा और मूल शब्द रह जाएगा वृक्ष। वृक्ष लगाया और पतितः, वृक्ष पतितः, ये समस्त पद बन गया, ये विग्रह था, तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर पंचमी के अतिरिक्त कोई और विभक्ति होती अर्थ के अनुसार तो वो यहाँ पर वो तत्पुरुष होता, ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, इस तरह से। अगला इसका भेद है नए तत्पुरुष। नए का अर्थ होता है नो, नकारात्मकता, मना करना किसी चीज का, ठीक है। तो नकारात्मकता के लिए हम अन या अ इन 2 शब्दों को लगाते हैं। अब ये कहाँ लगते हैं और कैसे लगते हैं ये आप देखिए एग्जाम्पल में। न उपयुक्तम, जो उपयुक्त नहीं है, नहीं के लिए हमने क्या, कौन सा समास है, नए समास। तो नहीं के लिए हमने यहाँ पर 2 शब्द लिए हैं, अन और अ। अब अन कहाँ लगेगा, यदि प्रथम वर्ण स्वर है, जैसे उपयुक्तम है, उपयुक्तम का पहला वर्ण क्या है, उ, और उ होता है स्वर, इसलिए जो न था वो अन में परिवर्तित हो जाएगा और हम जोड़ देंगे इनको, अन प्लस उपयुक्तम, तो हो जाएगा अनुपयुक्तम, क्योंकि जो स्वर है वो हलंत के साथ जुड़कर उसको अनुपयुक्तम शब्द पूरा बना देगा, ठीक है। दूसरा देखिए न धर्मः, यहाँ पर ध जो है वो व्यंजन है, इसलिए न जो है वो अ में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा अधर्मः। जैसे हम बनाते हैं और भी शब्द होते हैं, न सत्यम असत्यम, न उपस्थित अनुपस्थित, ठीक है। तो वो स्वर और व्यंजन के आधार पर हम अन और अ का प्रयोग करते हैं न के स्थान पर, इसे ध्यान रखना। तीसरा है हमारा उपपद तत्पुरुष। उपपद का मतलब होता है पास वाला, जो बिल्कुल पास में पद स्थित है वो। अब संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का समास बनाने के लिए क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें हम जो समास है उसको हमें क्रिया को समास बनाना होता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, जलम ददाति इति, जलदह। अब यहाँ पर ददाति जो है वो क्रिया है, ओके, और जलम ददाति इति जब हम इसको एक शब्द बनाएंगे तो जो हमारी क्रिया थी वो शॉर्ट में आ जाएगी द, और ये शब्द बन जाएगा हमारा संज्ञा या सर्वनाम, जैसे हमने बताया, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग लगे हैं। जलदह ये किसी का विशेषण हो सकता है, ठीक है। जलदह कौन है, संज्ञा शब्द हो गया। जलदह मतलब जल देने वाला, जो जल देता है, यानी बादल, तो ये बन गया संज्ञा, जबकि ददाती यहाँ पर क्रिया थी। यही है उपपद तत्पुरुष, यहाँ पर क्रिया से हम क्रिया का समास बना देते हैं, ओके। तो जलम ददाति इति जलदह। तो बच्चों ये आपके तत्पुरुष के 3 भेद थे, विभक्ति, नए और उपपद तत्पुरुष। हमारा अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास के कुछ नियम हैं बच्चों, अगर हम उनको ध्यान में रखेंगे तो हम इस समास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसका पहला नियम है कि समस्त पद जो बनता है उसका पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होगा। संख्यावाची मतलब जो नंबर्स को बताने वाला होगा। समास विग्रह का प्रथम पद निश्चित रूप से संख्यावाचक होगा, मतलब विग्रह में भी पहला पद हमारा संख्यावाचक ही होना चाहिए। तीसरा नियम है, विग्रह में प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति होगी, ओके। पहला जो पद होगा हमारा पूर्व पद, उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा विग्रह में। और विग्रह के अंत में समाहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य है। समाहार का अर्थ होता है समूह, ग्रुप, ठीक है, लेकिन समाहार शब्द का ही प्रयोग करेंगे, उसके अर्थ का प्रयोग, समूह का अर्थ प्रयोग नहीं करेंगे। समाहार शब्द का ही प्रयोग अनिवार्य है। एग्जाम्पल देखते हैं,
त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, अर्थात 3 भुवनों का समूह। समाहार मतलब समूह, लेकिन शब्द आएगा समाहारः। ओके, तो यहाँ पर बन गया, जब हमने समस्त पद बनाया तो ये बन गया त्रिभुवनम। त्रि संख्यावाची है, पूर्व पद हो गया, और भुवना नाम में षष्ठी विभक्ति आ गई। त्रयाणाम भुवना नाम दोनों में हमारी षष्ठी विभक्ति आ गई। समाहार शब्द का हमें प्रयोग करना है विग्रह में, और हमारा जो समास बन जाएगा वो बन जाएगा त्रिभुवनम। ठीक है, और इसका प्रयोग हमें नपुंसकलिंग एक वचन में हम कर सकते हैं। तो यह था द्विगु समास। बच्चों, आज हमने 3 समासों पर चर्चा की, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। ये कार्यपत्रक इन 3 समासों पर आधारित है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसे बनाने का निश्चय किया है। तो आज हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास के बारे में जाना। अब अगली वीडियो में हम द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हमने 3 समासों पर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3 समासों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इन 3 समासों से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कोई और एक्सरसाइज चाहते हैं, या आपकी कुछ और शंकाएं हैं इससे संबंधित, तो आप कमेंट्स में लिखकर बताइए। और बच्चों, मैं आपसे कहूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा ले सकें और समास को आसान तरीके से समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समास पार्ट 2।